हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं यूएनओ के महासचिव। यूएनओ के महासचिव देखने से पहले हम थोड़ा सा यूएनओ के बारे में देख लेते हैं। यूएनओ की स्थापना 51 देशों के द्वारा 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। 51वां जो सदस्य था वो था पोलैंड, और भारत भी इसका संस्थापक सदस्य था। इतना हमें ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं यूएनओ के जो अंग हैं उनके बारे में थोड़ा। यूएनओ के 6 अंग हैं, हम सब जानते हैं। सबसे पहले महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। अब हम बात करते हैं सचिवालय के बारे में। तो सचिवालय जो है वो एक समन्वयकारी अंग है, यानी कि ये कार्यकारी प्रशासनिक अंग है जो कि विभिन्न भागों के निर्णयों का क्रियान्वयन करता है। तो इतना हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम थोड़ा देखते हैं कि ये महासचिव, तो महासचिव, कुछ महासचिव अस्थायी बने थे, कुछ महासचिव स्थायी बने थे। तो जो अस्थायी महासचिव थे उनके बारे में हमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, और जो स्थायी महासचिव थे उनके बारे में हम देखते हैं। तो जो सचिवालय है उनका प्रमुख कौन होता है, तो ये महासचिव होते हैं, और ये 5 वर्ष के लिए महासभा के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन जो सुरक्षा परिषद है इनकी सहमति पर इनको नियुक्त किया जाता है। सचिवालय और जो महासचिव हैं इनके पद का उल्लेख जो यूएनओ का चार्टर है उसके अनुच्छेद 97 से 101 तक किया गया है। तो थोड़ा सा ये हमें ध्यान रखना है। यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद 97 से 101 तक जो है वो सचिवालय और महासचिव के पद का उल्लेख किया गया है यूएनओ के चार्टर में। तो इतना हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो सचिवालय है उसका प्रमुख कौन होता है, महासचिव होता है। 5 वर्ष के लिए महासभा के द्वारा सुरक्षा परिषद की सहमति पर इसको नियुक्त किया जाता है, और इसमें 7 उप महासचिव भी होते हैं जो कि 7 विभागों के प्रमुख होते हैं। यानी प्रत्येक विभाग का एक जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, वो होता है उप महासचिव। कोफी अन्नान जो समिति थी उसी की सिफारिश पर यूएनओ सचिवालय को 7 भागों में बांटा गया था, और प्रत्येक विभाग का प्रमुख जो है वो उप महासचिव होगा, और 7 विभाग का जो फार्मूला है वो हम स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद से प्रभावित होकर हमने लिया है। तो इतना हम ध्यान रखेंगे। जो 7 विभागों वाला जो फार्मूला है वो तो हमने स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद से प्रभावित होकर लिया है, लेकिन जो 7 विभागों में जो बांटा गया है वो किसकी सिफारिश पर बांटा गया है, वो कोफी अन्नान समिति की सिफारिश पर बांटा गया। तो इतना हमें ध्यान रखना है। अब हम जो अपना टॉपिक है उस पर आते हैं, यूएनओ के महासचिव। तो कुछ अस्थायी महासचिव थे, उनको हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, और अब स्थायी जो महासचिव हैं उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। पहले जो महासचिव हैं वो हैं ट्रिगवेली, जिनको हम ट्रिगवेली भी बोलते हैं, और इनका देश है नॉर्वे। ये नॉर्वे के थे। इनका कार्यकाल 1946 से 51 है, और ये हमें ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में ये ध्यान रखेंगे कि जैसे बर्लिन की नाकेबंदी की गई थी, शांति के लिए एकता प्रस्ताव रखा गया था, वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान था। एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं कि जैसे बर्लिन की नाकेबंदी दे दी, सुएज संकट दे दिया, एबीएमटी दे दिया, पीटीबीटी दे दिया, तो इनको जो महासचिव हैं उनको उनके साथ मैच करना दे देते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, यानी ये किस महासचिव के कार्यकाल के दौरान ये हुआ था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें थोड़ा ये ध्यान रखना है। ट्रिगवेली के टाइम में ही बर्लिन की नाकेबंदी की गई थी, यानी 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी की गई थी। तो और उसके बाद जैसे शांति के लिए एकता प्रस्ताव है वो भी इन्हीं के टाइम का है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये कहाँ के थे, नॉर्वे के। इनका कार्यकाल 1946 से 51 है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं डोग हैमरशोल्ड की, जो दूसरे नंबर के महासचिव हैं। ये स्वीडन के थे, और 1952 से 61 इनका कार्यकाल रहा। इन्हीं के टाइम में स्वेज संकट 1956 का, पैकेज डील समझौता 1955 में जो हुआ था, और औपनिवेशिक उन्मूलन घोषणा पत्र जो कि यूएनओ की महासभा में पारित किया गया था ये 1960 में। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। ये किनके कार्यकाल के दौरान की बात की गई है, डोग हैमरशोल्ड की। तो ये हमें ध्यान रखना है क्या क्या हुआ था डोग हैमरशोल्ड के टाइम में। स्वेज संकट, पैकेज डील समझौता और औपनिवेशिक उन्मूलन घोषणा पत्र। तो इतना हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो महासचिव हैं वो हैं ओम थोट। ये म्यांमार के हैं। इनका कार्यकाल 1961 से 71 है, और इनके टाइम में क्यूबा संकट 1962 का, और सीटीबीटी, पीटीबीटी, एनपीटी जो कि 1968 में सब जानते हैं महासभा में रखी गई थी, लेकिन लागू कब हुई थी एनपीटी, 1970 में। तो ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुर्ट वाल्दाहिम की। कुर्ट वाल्दाहिम ऑस्ट्रिया के हैं,
और इनका कार्यकाल 1971 से 81 है। और इनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कि जैसे शीत युद्ध के दौरान की बात है तो ABMT USSA और USSR के मध्य जो हो रही थी, तो ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा 1974 में जो समुद्र न्यूक्लियर मुक्त संधि हुई थी वो इन्हीं के टाइम की। दूसरा साल्ट फेस्ट और सेकंड सामरिक शस्त्र परिशमन वार्ता, ये भी इन्हीं के टाइम की है। फिर अफगानिस्तान संकट जो 1979 का है तो वो भी इन्हीं के टाइम का, तो ये हम ध्यान रखेंगे। तो ये कोतवाल हिंद के कार्यकाल के दौरान ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो महासचिव हैं वो हैं जेवियर परेज, ये पेरू के थे और इनका कार्यकाल था 1982 से 91, तो ये हमें ध्यान रखना है। जेवियर परेज के टाइम में हमें क्या ध्यान रखना है, एक तो पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त जो नीति थी वो ध्यान रखनी है। दूसरा जो बर्लिन की दीवार, बर्लिन की नाकेबंदी की इनके कार्यकाल के दौरान त्रिगवेली के 1948, लेकिन बर्लिन की दीवार जो गिरी थी वो हमें ध्यान रखना है 1989 में, तो ये इन्हीं जेवियर परेज के कार्यकाल के दौरान। दूसरा जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 3 अक्टूबर 1990, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो जर्मनी का एकीकरण ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है 3 अक्टूबर 1990 को। उसके बाद जो वाशिंगटन सहमति हुई थी ये 1989 की है, तो ये भी हमें ध्यान रखनी है। तो इतना हम ध्यान रखेंगे जेवियर परेज के कार्यकाल के दौरान क्या क्या था। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त नीति, बर्लिन की दीवार का गिरना 1989 में, जर्मनी का एकीकरण 3 अक्टूबर 1990 और वाशिंगटन सहमति 1989, तो ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो महासचिव हैं 6 नंबर के बुतरस घाली, ये कहाँ के थे, मिस्र के। इनका कार्यकाल था 1992 से 1996, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। और इनके कार्यकाल के दौरान एक तो एक ध्रुवीय विश्व अमेरिका ने हेती को में हस्तक्षेप किया था, ये इनके टाइम की बात है। और दूसरा जो CTBT है उसको UNO में रखा गया था, महासभा में जो रखा जाता है, तो CTBT को UNO महासभा में कब रखा गया था, तो वो रखा गया था बुतरस घाली के कार्यकाल के दौरान, तो उसको हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो महासचिव हैं उनकी बात करते हैं, कोफी अन्नान, ये घाना के थे और इनका कार्यकाल 1996 से 2006 था। और इनके बारे में हम थोड़ा देखेंगे कि एक तो 1997 की जो जैविक रासायनिक निषेध संधि हुई थी वो इन्हीं के टाइम हुई थी। दूसरा हम जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 1998 में जो ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच हुआ था, अमेरिका का तंजानिया सूडान पर हमला हुआ था, वो इन्हीं के टाइम में, ये हम ध्यान रखेंगे। 1999 में नाटो के द्वारा जो सर्बिया पर हमला हुआ था, कोसो संकट जिसको नाम से हम जानते हैं, इराक में परमाणु हथियारों की जांच के लिए हेंस बिलिक्स की जो अध्यक्षता में UN मोविक जो समिति का गठन किया गया था, वो इन्हीं के टाइम की बात है, यानी 2000 की बात है ये, तो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान ये हुआ था। और नेक्स्ट हम देखते हैं इनके कार्यकाल के दौरान एक 2001 में जो ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम के माध्यम से अमेरिका ने अफगानिस्तान में जो सैनिक कार्रवाई की थी, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, नेट में भी पूछी गई है, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछी गई है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम कब चलाया गया था, 2001 में, और किसके मतलब कहाँ चला गया था, तो अमेरिका ने अफगानिस्तान में जो सैनिक कार्रवाई की थी तब उसमें वहाँ चलाया गया था, तो ये ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 2003 में ऑपरेशन जो इराकी फ्रीडम था, तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कब चलाया गया था, 2003 में। 2006 में UN मानवाधिकार जो परिषद है उसका गठन किया गया था, तो ये कोफी अन्नान के कार्यकाल के दौरान की ही बातें हैं, तो ये इतना हम ध्यान रखेंगे। कोफी अन्नान के टाइम में क्या क्या बात थी, 1997 का जैविक रासायनिक निषेध संधि, 1998 का ऑपरेशन इन्फिनाइट रिच, और 1999 के नाटो के द्वारा जो सर्बिया पर हमला हुआ था वो, और 2001 में ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, और 2006 में UN मानवाधिकार परिषद का गठन, तो इतना हम ध्यान रखेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बान की मून की। ये 8वें नंबर के महासचिव हैं, दक्षिण कोरिया के हैं, और 2007 से 16 तक इनका कार्यकाल रहा है। इनके टाइम में एक तो नेम के तेहरान शिखर सम्मेलन जो है उसमें भाग लिया, और ईरान के साथ परमाणु मुद्दे पर एक तो P5 वाला फार्मूला +1 वाला जो फार्मूला था, जिसमें +1 में कौन था, जर्मनी की वार्ता हुई थी।
फिर 2015 में यूएन में सुधार कार्यबल का भी गठन हुआ था। तो ये बान की मून के टाइम की बातें हैं। अब हम जो वर्तमान में जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनके बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। तो ये किस देश के हैं? ये पुर्तगाल के हैं। इनका कार्यकाल 2017 से अभी कंटिन्यू ये ही वर्तमान में है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और इनके कार्यकाल की बातें मतलब अगर देखें तो एक तो कोविड हमने देखा ही है, यूक्रेन संकट वाली बात है, तो ये सब इनके कार्यकाल के दौरान की बातें हैं, तो इतना हम ध्यान रखेंगे। और आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, एग्ज़ाम की दृष्टि से हेल्पफुल होगा। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने जो जानकारी आपसे साझा की है वो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट साबित हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।